बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, यानी हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। सबसे पहले जो आपको शीट दी जाती है वो इस तरह से एक बबल शीट होती है जिस पे सर्कल होते हैं आपके, इसको बबल शीट बोलते हैं, जो अटैच होती है आपकी आंसर शीट के साथ, जहाँ पे आपने अपना इंशाइया या सब्जेक्टिव पेपर जो है वो सॉल्व करना होता है। जो ऑब्जेक्टिव पेपर के आंसर है वो आप इन कॉलम्स में फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट शीट है हमारी, उस पे हम क्या करेंगे। इंस्ट्रक्शंस आपकी हदायत लिखी हैं, यानी इंस्ट्रक्शंस, ये आप ज़रूर पढ़ें। जब भी आपका पेपर स्टार्ट हो तो उससे पहले आपको ये शीट जो है वो कुछ मिनट पहले दे दी जाती है, इसीलिए ताकि बच्चे जो हैं वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें और फिर उनको फॉलो भी करें। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपने पढ़नी है कि किस तरीके से आपने सर्कल फिल करना है, कौन सी इंक यूज़ करनी है और कौन सा पेन यूज़ करना है। तो सर्कल जब आप फिल करते हैं तो आपके हाथ में बॉल पॉइंट या मार्कर होना चाहिए और वो ब्लू या ब्लैक होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी इंक जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। आपने सिर्फ ब्लैक कलर और ब्लू कलर की इंक ही यूज़ करनी है, चाहे वो मार्कर हो, पॉइंटर हो, बॉल पॉइंट हो या आपका इंक पेन हो। पेंसिल भी यूज़ नहीं कर सकते, इरेज़र नहीं यूज़ कर सकते, आप रिमूवर नहीं यूज़ कर सकते। जस्ट आपको लिखना है। हाँ, अगर आपको कुछ कटिंग के लिए ज़रूरत पड़ जाती है कि आपने कुछ गलत कर दिया है तो आप उसको काट सकते हैं। जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगी सारी, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो पहला कॉलम है वो DDMMYYYY लिखा है, यानी कि DD में आपने उस दिन की डेट लिखनी होगी जिस दिन आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। जैसे 19 है तो आपने फर्स्ट कॉलम में 1 और दूसरे कॉलम में 9 लिखना है, दोनों को एक ही कॉलम में नहीं लिखना। उसके बाद देखिए MM लिखा है, तो आप अगर मार्च में पेपर दे रहे हैं तो आप पहले M के नीचे 0 लगाएंगे और दूसरा जो M है उसके नीचे 3 लगाएंगे, क्योंकि मार्च जो है वो ईयर का 3rd मंथ होता है। उसके बाद Y है, यानी 4 डिजिट्स लिखेंगे आपने ईयर के। जो भी ईयर है आपका चल रहा है 2020 है तो 2020। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में देखिए आप लिखा हुआ है मॉर्निंग और सर्कल के अंदर भी M लिखा है। इवनिंग शिफ्ट वालों के लिए सर्कल के अंदर E लिखा है। अगर आप मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट है, तो आप M वाले सर्कल को फिल कर देंगे, और अगर आप इवनिंग की शिफ्ट में हैं तो आप E वाले सर्कल को फिल कर देंगे। और फिलिंग आपकी मुकम्मल होनी चाहिए, आधा सर्कल फिल नहीं करना, आपने पूरा सर्कल फिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर आप इवनिंग की शिफ्ट में पेपर दे रहे हैं और आपने इस तरीके से इसको फिल किया है और ये देखिए गैप छोड़ दिया, अंदर से भी गैप छोड़ दिया, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको पूरे तरीके से फिल करेंगे जैसे मैंने फिल किया है तो ये ठीक है। उसके बाद आप सेकंड कॉलम पे आइए, वहाँ पे रोल नंबर है, 6 कॉलम्स हैं, यानी आपका जो रोल नंबर होगा बोर्ड का वो 6 डिजिट्स का होता है। आपने अपना करेक्ट रोल नंबर जो है वो वहाँ पे डिजिट्स में लिख देना है। जैसे ये रोल नंबर है 6519663, यानी 6,51,963। अब हम क्या करना है हमने कि ये जो नीचे सर्कल्स हैं इनमें इन्हीं नंबर्स के सर्कल्स को ढूंढकर उनको फिल करना है। तो सबसे पहले जो हमारा नंबर है रोल नंबर का वो 6 है। हमने यहाँ देखना है कि 6 की लाइन कौन सी है। ये 6 की लाइन है और 6 हमारे पास नंबर 1 पे है, इसलिए हमने नंबर 1 सर्कल को 6 वाले को फिल कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास डिजिट है 5, तो हमने 5 वाली लाइन ढूंढनी है। अब 5 चूँकि हमारे पास दूसरे नंबर पर है, सेकंड पोजीशन पर है, इसलिए फर्स्ट ब्लॉक जो है वो फर्स्ट सर्कल छोड़ देंगे और सेकंड सर्कल जो है उसको फिल करेंगे। थर्ड डिजिट हमारा है 1 वाली लाइन में आते हैं ऊपर, तो 1 चूँकि हमारा देखिए थर्ड जगह पे है, इसलिए हम थर्ड सर्कल को फिल करेंगे, पहले दोनों छोड़ देंगे। यानी जहाँ पे आपने ये रोल नंबर लिखा है सीधे आप उसी की सीध में जाएंगे और सर्कल को फिल कर देंगे। फोर्थ हमारा डिजिट है 9। अब हम 9 वाले लाइन में जाएंगे तो फोर्थ यानी पहले 3 लाइन छोड़ देंगे और इसके बिल्कुल सीधे आएंगे, स्ट्रेट आएंगे और यहाँ पे 9 को सर्कल को कम्प्लीटली फिल करेंगे।
उसके बाद जो 5th डिजिट है हमारे रोल नंबर का वो अगेन 6 आया है, तो हमने इसी के स्ट्रेट आते हुए 6 की लाइन में से ये सर्कल फिल कर देना है। लास्ट डिजिट हमारा 3 है, तो हमने 3 की लाइन में आकर सीधे आना है और स्ट्रेट इसी सर्कल को फिल कर देना है कम्प्लीटली। इधर हमारे पास पेपर कोड है। अभी तक चूँकि आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला इसलिए फ़िलहाल इसको खाली छोड़ेंगे, मगर जैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो आप इसको फिल करेंगे। वहाँ पे पेपर कोड लिखा होगा, उसको आपने यहाँ पे लिखना होगा। इससे पहले फिर आप यहाँ पे आएंगे क्योंकि ये आपने खुद से फिल करना है। डेट लिखी है तो वही डेट लिखेंगे जिस दिन पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, 19 मार्च 2020। अब आप चूँकि मैट्रिक में हैं, इंटर में नहीं है। इंटर वो होता है जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर होता है, इसलिए आप इस कॉलम को छोड़ देंगे। आप मैट्रिक में हैं, 9th या 10th का पेपर दे रहे हैं, तो आपने मैट्रिक के सामने जो सर्कल है जहां M लिखा है उसको कम्प्लीटली फिल कर देना है। अब चूँकि ये मैं 9th क्लास के लिए बच्चों के लिए स्पेशल मैं ये लेक्चर दे रही हूँ क्योंकि 9th के स्टूडेंट्स को अभी तक पेपर अटैम्प्ट करने का नहीं पता, स्कूल बंद हो गए थे जल्दी से। 10th के बच्चे तो पूरा साल पेपर करते ही रहे हैं, तो उन्हें ये अटैम्प्ट करना आता है। लिहाजा 9th क्लास के बच्चे जब देखेंगे कि उन्होंने मैट्रिक का सर्कल फिल किया है तो आगे मैट्रिक का कौन सा पार्ट है, अगर वो 9th क्लास में है तो पार्ट 1 के सामने जो सर्कल है उसको फिल करेंगे। अगर वो 10th क्लास में है तो पार्ट 2 के सामने जो सर्कल है उसको फिल करेंगे। फिर चूँकि आप एनुअल पेपर देती हैं बोर्ड के, वो एनुअल होते हैं, इसलिए एनुअल के सामने जो सर्कल है उसको कम्प्लीटली फिल कर दें। सप्ली का मतलब है कि जिन बच्चों का किसी ना किसी पेपर में सप्ली आ जाती है, फेल हो जाते हैं, वो नेक्स्ट ईयर उसमें अप्लाई करते हैं तो वो फिर सप्ली को करेंगे। मगर हमारे बच्चे चूँकि फाइनल पेपर दे रहे होते हैं बोर्ड के पेपर, इसलिए वो एनुअल को फिल करेंगे। अगेन आप देखिए, अगर आपका जो मॉर्निंग में पेपर आप दे रहे हैं तो M वाले सर्कल को फिल करेंगे, अगर आप इवनिंग में पेपर दे रहे हैं तो आप E वाले सर्कल को फिल करेंगे। फिर उसके बाद जिस सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे और नाम आपका सिर्फ ये जो स्पेस आपको दी गई है इसके अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं लटकना चाहिए, ना इधर से बाहर आए ना यहाँ से ना यहाँ से। आपने ऐसी राइटिंग में लिखना है और अच्छी राइटिंग में कि जो इस ब्लॉक के अंदर ही रहे। उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है, कंप्लीट आपका नेम जो आपने बोर्ड में फॉर्म में लिख के दिया होता है वही नेम जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट जो लाइन में पूछा गया है वो पूछा गया फादर्स नेम, तो अपने फादर का वो नेम आपने लिखना है जो आपने फॉर्म में फिल करके दिया है। फिर है रोल नंबर इन वर्ड्स, यानी ये रोल नंबर जो आपने डिजिट्स में लिखा था इसी को आप वर्ड्स में लिखेंगे, 6,51,963। फिर नीचे है सिग्नेचर्स ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे बच्चे अक्सर डिज़ाइन में सिग्नेचर कर देते हैं, लेकिन बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको अपना सिंपल नेम लिखना होता है। यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप पूरा नाम लिखें, आप अपना फर्स्ट नेम जो है वो भी लिख सकते हैं, और लेकिन ऐसा नाम लिखिए, ऐसे साइन कीजिए जो कि समझ आए कि ये इसी बच्चे के साइन हैं। फिर आप अंदर मूव करते हैं तो अंदर अगेन देखिए पेपर कोड के लिए एक ब्लॉक बना है, ये वही है। जब ऑब्जेक्टिव पेपर आपको मिलेगा तो आप यहाँ पे पेपर कोड लिखेंगे, फिर उसी कोड के मुताबिक आप सर्कल फिल करेंगे। ये जो सर्कल्स हैं ये आपके लिए आंसर के लिए हैं कि ऑब्जेक्टिव पेपर में जो क्वेश्चन किए गए हैं वहाँ पे आप टिक करेंगे और उसी को सामने रख कर ये सर्कल फिल करेंगे। और ये मैं अब आपको बताऊँगी ये कैसे करना है। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, मेरे पास इस वक्त जो आपके लिए है वो इंग्लिश का पेपर है, क्योंकि इंग्लिश आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी इंग्लिश का पेपर देते हैं, कंपलसरी होता है, और साइंस के स्टूडेंट्स भी देते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश का पेपर चूज़ किया। इससे आपको सिखाऊंगी और आपने इसी के मुताबिक तमाम जो पेपर्स हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे देखिए आपके जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी ये जो पेपर है आपका ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दी जाती हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ना होता है और उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन है उसके पास आपने एक निशान लगा देना होता है ताकि आपको ये याद रहे कि इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है। इससे पहले आप ऊपर देखेंगे आपने एक एक लाइन पढ़नी है ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। यहाँ पे देखिए पेपर कोड लिखा हुआ है जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि आपने फिल करना है।
यहाँ पे वे इंग्लिश का जो पेपर कोड है वो है 5190। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे जो हमें आंसर शीट पे स्पेस गिवन है। 5 बहुत एहतियात से उंगली रखें ताकि आपका बिल्कुल करेक्ट फिलिंग हो। 190 और बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने रोल नंबर फिल किया था इसको भी फिल कर देना है कि 5 के स्ट्रेट में आइए, 5 की लाइन में आए। फर्स्ट आपका सर्कल फिल कर लें। फिल करते हुए आपने देखना है कि आपकी कोई स्पेस खाली ना हो सर्कल के, ना ही बाहर निकले। नेक्स्ट हमारा डिजिट है कोड का, वो है 1 और 1 वाली लाइन में आकर हम बिल्कुल इसके स्ट्रेट आएंगे तो ये सर्कल हमारा बनता है। इस सर्कल को हम फिल कर लेंगे। उसके बाद 9 आते हैं तो सीधे हम 9 पे जाएंगे, इसको फिल कर लेंगे। अगर हम आउटलाइन जो है वो पहले लगा लें तो हमारी बाहर निकलने के जो चांसेस होते हैं इंक के वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है 0, तो हम 0 की लाइन में आएंगे। स्ट्रेट जहाँ पे 0 लिखा है उसी की सीध में, उसी की स्ट्रेट में हम इस सर्कल को फिल कर लेंगे। यूँ हमारा ये पेपर कोड जो है ये फिल हो गया कॉलम। हम अंदर जाते हैं यानी पेज जब टर्न करते हैं तो हमारी बैक पे भी एक लिखा है पेपर कोड ऊपर है, उम्मीदवार खुद पुर करे। ये यही कोड है जो आपने लिखना है 5190। और इसी तरीके से जैसे पहले फिल किया आपने कि 5 पहले नंबर पे है तो आपने इसी लाइन में सीधे आना है और यहाँ से 5 के सर्कल को आपने फिल कर लेना है। आप फिलिंग के लिए मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, बॉल पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। आप 1 को करेंगे, बहुत ही एहतियात से फिलिंग जो है वो करेंगे ताकि बाहर ना निकल जाए, क्योंकि फिर कंप्यूटर जो है वो पिक नहीं करता। और उसके बाद 9 यहाँ पे आ जाएंगे आप, इसको कम्प्लीटली सर्कल को फिल कर दिया। उसके बाद 0, ठीक है, ये आपने फिल कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद आपको ये आंसर शीट दे दी गई है, उसमें आप अपना नेम जो है कॉलम पढ़ेंगे, पूरा नेम जो है वो लिखेंगे। नेम वही लिखना है आपने जो आपने फॉर्म में फिल किया है, मगर जब आप बोर्ड के पेपर देते हैं तो आप वहाँ पे नेम नहीं लिखते, जस्ट रोल नंबर लिखते हैं जो बोर्ड इशू करता है। जब आप स्कूल के, क्योंकि अब मेरे पास जो पेपर है वो स्कूल का है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आप अपना कंप्लीट नाम लिखेंगे, क्योंकि कंप्लीट इसलिए लिखना होता है कि एक ही नाम के बहुत सारे बच्चे क्लास में होते हैं। उसके बाद आपको 6 डिजिट्स का रोल नंबर जो इशू किया होता है स्कूल ने भी, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप किस सेक्शन में हैं, यानी 9th A B C, अगर आप A में हैं तो यहाँ पे आप A लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप नोट पढ़िए, यू हैव 4 चॉइसेस फॉर ईच ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एज A B C एंड D, यानी अब आपको 4 चॉइसेस दिए गए हैं A B C D कि आपने बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो A वाला ठीक है, B ठीक है, C या D, ये आपने चूज़ करके रख लेना होता है। The choices which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling 2 or more circles will be result in 0 mark in that question. यानी अब आपने ये जो शीट है ये अपने सामने कर लेनी है जो आपकी सर्कल की है। क्वेश्चन पेपर भी आप अपने पास ही रखेंगे, साथ ही रखेंगे, ताकि आप वहाँ से क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और यहाँ पे आंसर देते जाएंगे। फर्स्ट पार्ट जो है मैं आपके लिए सॉल्व करती हूँ। फर्स्ट क्या है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स शीट। इनको सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, बबल भी बोलते हैं। तो आपने यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है, द अर्थ डैश अराउंड द सन। अब हमने देखना है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, चूँकि वो उसकी रूटीन है कि अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है, तो इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। आप निशान किसी भी तरीके का लगा सकते हैं, सर्कल लगा लें या टिक लगा लें। आर दे डैश आइडल। अब आर दे डैश आइडल हम देखते हैं, अगेन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, तो हम सिट यहाँ पे यूज़ करेंगे। सिट को हमने टिक कर लिया।
आई डैश वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अब चूँकि हमने ये देखा है कि हमारे पास सिंस यूज़ हुआ है, एक बच्चे निशानी रख लें कि जब सिंस यूज़ होता है तो और फिर आगे कंटिन्यूस टेंस भी है, मॉर्निंग है, टाइम दिया गया है, तो फिर हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing गिवन है, यानी वॉचिंग है। अब हम क्या यूज़ करेंगे, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, तो हम हैव बीन को टिक कर देंगे। ही डैश हेयर येस्टरडे, अब येस्टरडे का काम था यानी कल गुजर गया, पास्ट हो गया, तो हम फॉर्म ढूंढेंगे तो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट आनी चाहिए पास्ट टेंस की, तो हम क्या करेंगे, ही केम हेयर येस्टरडे। इट हैड बीन रेनिंग डैश 2 hours। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पीरियड है वो क्या है, एक्यूरेट टाइम होता तो हम सेंस लगाते, लेकिन अब हमारे पास एक्यूरेट टाइम नहीं है बल्कि ड्यूरेशन दी गई है, पीरियड दिया गया है, तो हम यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन को चूज़ करेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट के हैं वो मैंने आपको करके दिखाए हैं। इसी तरह अब आप ये रख लेंगे अपने सामने ताकि आप कोई भी मिस्टेक का चांस जो है वो बाकी ना रहे। यहाँ पे देखिए आप उंगली रखेंगे क्वेश्चन 1 पे, इसी तरह उंगली रखेंगे आप आंसर शीट की बबल शीट पर, ताकि कोई भी चांस ना रहे मिस्टेक होने का। हमने यहाँ पे बी कॉलम को टिक किया था, इसलिए हम 1 जो लाइन है हमारी बबल्स की, इसमें बी कॉलम को फिल कर लेंगे। पहले आप आउटलाइन जो है इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको फिल कर लें। और इसमें एक ये भी है कि चूँकि आपके पास टाइम थोड़ा होता है, आपसे ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर है ये वापस ले लिया जाता है और उसकी जगह आपको सब्जेक्टिव दिया जाता है, तो बेहतर ये है कि जो आपने टिक्स लगा लिए हैं अपने पेपर पर, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी जो बबल शीट है वहाँ पे एक एक डॉट लगा लें, ताकि जब आपसे पेपर ले लिया जाए तो आपके पास डॉट वहाँ पे मौजूद हो कि आपको पता हो कि मैंने अभी कौन से सर्कल को फिल करना है। ऐसा ना हो कि कुछ सर्कल तो फिल हो गए और कुछ सर्कल जो हैं वो रह गए। अब नंबर 4 पे हमने टिक किया था डी को, तो नंबर 4 को देखेंगे, ऐसे उंगली रखते हुए जाएंगे और डी पे एक डॉट लगा लिया। उसके बाद नंबर 5 में जो हमने टिक किया था वो बी कॉलम में 4 को किया था, इसलिए बी पे उंगली 5 पे उंगली रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन 5 का आंसर हम लिख रहे हैं, इसलिए और आगे बी के ऊपर डॉट लगा लिए। अब हमने डॉट लगा लिए। अब हमसे पेपर जो है वो ले लिया गया है, लेकिन अभी सर्कल हमने पूरे फिल नहीं किए थे, तो अब हमारे पास चूँकि डॉट्स मौजूद हैं इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हमने डॉट्स लगाए थे उन्हीं को हम फिल कर लेंगे। लेकिन अगर हमसे पेपर छीन लिया जाता है, ले लिया जाता है, तो फिर हमारे पास ये चांस जो है ये ख़त्म हो जाता है फिल करने का। इसलिए डॉट्स आप लगा के रख लिया करें, लेकिन उन डॉट्स को सिर्फ डॉट में नहीं रहने देना, क्योंकि अगर हम उसको फिल नहीं करेंगे और सिर्फ डॉट ही रहने देंगे तो हमें कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। और अगर आप ये देखते हैं कि मैंने गलती से जो डॉट है वो सी पे लगा दिया, हालांकि मैंने फिल तो बी को करना था, मैंने सी को डॉट लगा दिया, तो उस डॉट को काउंट नहीं किया जाएगा। आप बी को फिल कर दीजिए, क्योंकि जब तक आपका सर्कल जो है वो हाफ से ज़्यादा या हाफ फिल नहीं होगा उसे काउंट नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर सर्कल हाफ या हाफ से ज़्यादा आपने करके छोड़ दिया और फिर दूसरे को किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे कि ये इंस्ट्रक्शंस में आप देखिए कि जो करेक्ट है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। फिर एक ऐसा सर्कल है जिसमें यहाँ से भी बाहर इंक है, यहाँ से भी इंक है और पूरी तरह फिल्ड नहीं है, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे आप देखिए ये हाफ सर्कल फिल किया गया है, ये भी इनकरेक्ट है, यानी सर्कल पूरा फिल्ड होना चाहिए हमारे पास। और जब आप डॉट लगा के रखें तो जहन में रखिए कि मैंने ये फिल करना है और इसको पहले फिल करेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से आप बाकी करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन थे इंग्लिश के पेपर में ऑब्जेक्टिव में वो 19 हैं, 19। तो अब हमारा जब काम क्या है कि जब हमने 19 तक सारे फिल कर लिए हैं सर्कल, यहाँ पे हमारा 19 ख़त्म होता है। अगर हमने 19 तक सारे सर्कल फिल कर लिए हैं क्वेश्चन और हम देखते हैं कि हमारा पूरा हो गया, तो हमने गिनने हैं सर्कल कि क्या हमारे 19 सर्कल फिल हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि कहीं 7 रह गया किसी भी वजह से, तो फिर उसको आपने फिल करना है।
ताकि आपका कोई भी ना रहे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप तुक्का लगाएं, छोड़ें नहीं खाली, उसको बिल्कुल खाली ना छोड़ें, उसको तुक्का लगाएं, ऐसे फिर फिल कर दें। हो सकता है कि वो आपका आंसर ठीक हो जाए और आपको एक से ज़्यादा नंबर मिल जाए। फिर एक और बात है कि अगर 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपका सिर्फ 19 तक ही सर्कल फिल होने चाहिए, यहाँ तक। 20 को आप यूज़ नहीं करेंगे, 20 के बाद जितने भी हैं 24 तक वो आप यूज़ नहीं करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि जैसे उनका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो गलत सर्कल फिल हो गया, बच्चे ने वहाँ लाइन लगा दी और उसने सोचा कि चलो मैं उसको यहाँ 20 नंबर पे फिल कर लेता हूँ या 21 पे फिल कर लेता हूँ, तो ये गलत होगा। यहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे आपको, नंबर जो मिलेंगे उतने ही नंबर्स तक मिलेंगे जितने क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। इंग्लिश में 19 पूछे जाते हैं तो आपके 19 होने चाहिए। साइंस सब्जेक्ट्स में 12 पूछे जाते हैं तो आपके 12 तक होने चाहिए। इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान में 10 तक पूछा जाता है तो आपके 10 तक सर्कल फिल होने चाहिए। 11th जो है या 12th है इसको फिल नहीं करना, यानी जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उतने ही आपने सर्कल भी फिल करने हैं। बाकी जो काम है ये आपके लिए नहीं है, इनको आपने कुछ नहीं करना। और सर्कल आप जब फिल करते हैं तो इस बात का भी ख्याल रखें कि पीछे जो है वो इंक उसकी ना फैले और ना ही आपके हाथ से, यानी सर्कल अभी गीला गीला है, इंक अभी फिल हो ही रही थी तो आपने गलती से ऐसे हाथ कर दिया, तो इस चीज़ से भी बचें। टिश्यू पेपर साथ रखें ताकि आपको जो हाथ गीला हो जाता है तो आप टिश्यू से साफ़ करें, या कुछ भी आपको करना है, पेपर गंदा हो जाता है तो आप टिश्यू के साथ उसको हल्का हल्का साफ़ कर लें, मगर इंक फैलनी नहीं चाहिए। और एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि बाज़ औक़ात बच्चे ये समझते हैं कि ए ऑप्शन भी ठीक है और डी ऑप्शन भी ठीक है, और वो ए ऑप्शन को भी फिल कर देते हैं और उसी क्वेश्चन के आंसर में डी ऑप्शन को भी फिल कर देते हैं, तो ये नेगेटिव मार्क उसको मिलेंगे। बेशक उसकी एक ऑप्शन ठीक हो और दूसरी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो, गलत हो, तो उसको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। इसलिए सर्कल आपको हर आंसर में एक ही फिल करना है और कम्प्लीटली फिल करना है। फिर जब आपकी ये सारी फिलिंग हो जाती है और आपके 20 मिनट्स जो गिवन होते हैं, आपके पेपर पे लिखा होता है कि आपको टाइम कितना गिवन है। अगर तो इंग्लिश और उर्दू का पेपर है तो आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, और अगर आपके साइंस सब्जेक्ट्स हैं तो आपको 15 मिनट्स मिलेंगे। इसी तरह मुताला पाकिस्तान और इस्लामियात में भी आपको 15 मिनट मिलेंगे फिल करने के लिए। जब वो टाइम ख़त्म हो रहा होता है या ख़त्म हो जाता है तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव शीट जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, ये वापस ले लिया जाता है और आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है। अब सब्जेक्टिव पेपर आपने कैसे सॉल्व करना है कि आपने ऑब्जेक्टिव शीट को आपने टर्न कर लिया नीचे की तरफ, तो आपके सामने एक शीट आई है जिसके ऊपर कॉलम जो हैं वो लिखे हुए हैं नाम उम्मीदवार। यहाँ पे आपने अपना नाम जो है वो लिखना है उर्दू में। उसके बाद आपका रोल नंबर आता है हिंसों में, यानी डिजिट्स में आपने यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है जो आपको अलॉट किया गया था। अब हमारे पास क्या रोल नंबर था? 651963। तो हम जहाँ पे हिंसों में पूछा गया है वहाँ पे लिख लेंगे 651963। आपने लिख लिया। उसके नीचे देखिए रोल नंबर अल्फाज में। अब पीछे हमने जब फिल किया था तो उन्होंने इंग्लिश में पूछा था इन वर्ड्स, तो यहाँ हमने इंग्लिश में आंसर दिया था। अब चूँकि अगले पेज पे हमसे उर्दू में पूछा जा रहा है इसलिए आपने यहाँ पे उर्दू में देना है। अब ये क्या आपका रोल नंबर है? 6,51,900। अब चूँकि देखें लाइन ख़त्म हो गई तो आपके पास सेकंड लाइन मौजूद है, वहाँ पे लिखे 963। ठीक है, ये जो आपकी काउंटिंग है उर्दू की, आजकल आपके पास टाइम है, घर में बैठिए और ये सीखिए, क्योंकि ये आपको बोर्ड में रोल नंबर लिखने के लिए और स्कूल में भी रोल नंबर लिखने के लिए काम आती है। उसके बाद देखिए लिखा है मजमून। अब ये उर्दू में ही लिखा होगा और आप कौन सा मजमून किसका पेपर दे रहे हैं? इंग्लिश का। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंग्लिश। फर्स्ट लेटर जो है वो आपका कैपिटल होगा। अब पर्चा
अक्सर बच्चे करते हैं ए और बी। यहाँ ए और बी नहीं लिखना, बल्कि आपने ये लिखना है कि ये जो पेपर हम दे रहे हैं ये कंपल्सरी है या इलेक्टिव है, ठीक है। और इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मुताले पाकिस्तान ये कंपल्सरी हैं, तो यहाँ पे हम कंपल्सरी लिखेंगे। और जो इलेक्टिव हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमने चूज़ किए होते हैं कि हम साइंस में पढ़ेंगे, फिज़िक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, या हम जनरल साइंस पढ़ेंगे, तो फिर उस हिसाब से हम वहाँ पे इलेक्टिव लिख देते हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश क्या है, कंपल्सरी है, तो आप कंपल्सरी लिखिए यहाँ पे, या आप लाजमी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लाजमी भी लिख सकते हैं। और जो तारीख है जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। और अब चूँकि आपको एक कॉपी की शेप में पेपर्स दिए जाते हैं, जिसको यहाँ से बंद रखा जाता है, सिलाई की होती है यहाँ पे, और आपके पास काफ़ी तादाद में पेपर्स मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा पेपर लगा दिए जाते हैं, तो लिहाजा आपको इजाफी शीट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही मिलती है। आपने इन्हीं गिवन जो आपको 24 पेजेस दिए होते हैं, इन्हीं के ऊपर अपना सारा पेपर सॉल्व करना है। तो इसलिए एहतियात रखनी है कि पेपर जो है उसका कोई भी हिस्सा जो है वो ज़ाया नहीं करना। बहुत से बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे पेपर स्टार्ट करने लगे हैं तो एक मोटा सा यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया, फिर सब्जेक्टिव लिख दिया, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम सबको पता है कि इंग्लिश का पेपर आप दे रहे हैं क्योंकि ऊपर आपने मेंशन कर दिया है, और इस शीट पे लिख रहे हैं तो वो अगेन सब्जेक्टिव होगा, वो भी सबको पता है। फिर भी अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप एक लाइन में लिख दीजिए सब्जेक्टिव, ठीक हो गया। ये दोनों कॉलम्स जो है ये आप छोड़ देंगे, ये आपके लिए नहीं है, चेकर के लिए हैं। ये है दस्तखत निगरान, यानी जो इन्विजिलेटर है आपके उस वक्त जो इन्विजिलेशन कर रही हैं, जो पेपर हॉल के अंदर आपसे ले रही हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उनके साइन यहाँ पे होने चाहिए। अगर आप देखते हैं कि मेरी शीट पे साइन रह गए हैं, नहीं हुए, तो उठ के आपने ये साइन करवाने हैं टीचर को बुलाकर, क्योंकि अगर ये साइन यहाँ पे नहीं होंगे तो आपकी ये जो शीट है ये चेक नहीं की जाएगी। अब पेपर सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को हमने केयरफुली पढ़ना है। हमने लाइन 1 से पढ़ना शुरू करना है और नीचे तक पढ़ना है। फिर हमने उसकी बैक पे भी देखना है कि बैक पे भी कुछ लिखा हुआ है, वो भी चेक करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक साइड से बस क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं, अटेम्प्ट करते हैं और करने के बाद हॉल से उठ के आ जाते हैं। जब बाहर निकलते हैं, फ्रेंड्स से बात करते हैं, तो फिर पता चलता है कि उस पेपर के बैक पे भी कुछ लिखा हुआ था, वो भी सॉल्व करना था। अब उनका पेपर रह जाता है क्योंकि वो हॉल में से बाहर निकल आते हैं और उनको पेपर दोबारा नहीं दिया जाता, तो लिहाजा उनके ये सारे जो मार्क्स हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। इसलिए अपना पेपर जब आपको मिलता है उसको दोनों साइड से देखिए कि दोनों साइड्स पे लिखा है, ऐसा ना हो कि आपका पेपर रह जाए। अब केयरफुली इसको पढ़िए और चूज़ कीजिए कि मैंने कौन सा क्वेश्चन जो है वो मुझे बहुत अच्छा आता है, उसको उसके ऊपर आप टिक लगा लें कि ये मैंने जो है, और टिक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है गिव शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 5 क्वेश्चंस। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इसमें से 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं क्वेश्चंस, उनको आप चूज़ कर लीजिए और उन्हें आंसर शीट पे अटैम्प्ट कर लीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना करें। और अगर आप देखते हैं कि मेरा जो मैंने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए हैं शीट पे, उनमें से थोड़ा सा किसी एक क्वेश्चन में कोई कसर रह गई है या वो ठीक आंसर मुझसे नहीं हुआ और मैंने दूसरा क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट कर लिया, तो आप उसको फिर सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा कीजिए, ज़्यादा ना कीजिए। क्योंकि इस तरह जब आप ज़्यादा पेपर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं और या पूरे का पूरा ही अटैम्प्ट कर देते हैं वो पार्ट, तो एग्ज़ामिनर जो है वो तंग आ जाता है आपका पेपर चेक करने से। इस तरह वो गुस्से में आपके नंबर कम भी कर सकता है। इसलिए एक से ज़्यादा बिल्कुल भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा मत करें। अब आपने आंसर शीट पे देखिए, यहाँ लिखा है यहाँ से लिखाई शुरू करें। आपने यहाँ से लिखते हुए चाहे वो इंग्लिश का है, उर्दू का है, मैथ्स का है, कोई भी है, आपने यहाँ से लिखा और उसके बाद अंदर की तरफ आना है। फिर यहाँ
इतना पोर्शन जो है वो आपने छोड़ना है, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है सिर्फ इतने हिस्से की पुष्ट पर कुछ ना लिखें, यानी इसकी बैक पे आपने इतने हिस्से पर कुछ नहीं लिखना, लेकिन आप उससे थोड़ी सी ज़्यादा लाइंस ले लें। हमारी 3 बनती थी तो मैंने ये 5 लाइंस को काट दिया है कि आपने 5 लाइंस तक इसकी बैक पे कुछ नहीं लिखना। इसके रीज़न क्या है कि यहाँ पे रोल नंबर हमारा लिखा है, जब बोर्ड में पेपर चेक होते हैं तो इतना पोर्शन कट कर लिया जाता है, उतार लिया जाता है और एक नया रोल नंबर जो है वो यहाँ पे इशू कर दिया जाता है। लिहाजा ये रोल नंबर जब वो काटते हैं, इतना पोर्शन काटते हैं, तो आपकी बैक से भी ये पोर्शन कट जाता है और अगर आपने यहाँ पे आंसर का कोई पार्ट लिख दिया है तो वो ख़त्म हो जाता है, वो उसके नंबर आपको नहीं मिलते। फिर उसके बाद आप जब यहाँ पे आपकी एंडिंग हो जाती है, आपने यहाँ पे ख़त्म किया है या यहाँ पे ख़त्म किया है, तो उसके बाद आपने अगले पेज पे आना है और फिर यहाँ से लिखना शुरू करना है, यानी इतना पार्ट सिर्फ इसी पेज का, ये नहीं कि आपने सारे पेजेस के पार्ट छोड़ देने हैं, आपने इसी के ऊपर यहाँ से लिखना शुरू करना है और फिर कंटिन्यू रहिए, फिर नेक्स्ट शीट पे आ जाए, यूँ करते करते आप आखिर में जाएंगे। और जिन बच्चों को इस तरह भी समझ नहीं आता या उनके लिए आसानी नहीं उनको फील होती कि वो यहाँ से इंग्लिश का यहाँ से उल्टा कैसे लेके जाएँ या मैथ का उल्टा कैसे लेके जाएं, उर्दू में तो वो लिख लेंगे, इस्लामियत में भी लिख लेंगे, तो फिर वो चूँकि उनको बंद शीट दी जाती है तो वो यहाँ से भी लिख सकती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा शीट तो अब मिलनी नहीं है कि जो यहाँ पे वो अटैच करेंगे तो उनको ये प्रॉब्लम होगी, तो वो यहाँ से भी शुरू करके अंदर की तरफ जा सकते हैं। वरना जैसा टीचर जो ऑन ड्यूटी टीचर होती है वो जैसे आपको इंस्ट्रक्ट करती है, जिस तरह की हदायत देती है, आपने उसी के मुताबिक इसको यूज़ करना है। हेडिंग के लिए आपने मार्कर यूज़ करना है और हेडिंग ज़रूर दिया करें। लिखने के लिए आपने इंक पेन यूज़ करना है, क्योंकि इंक पेन के साथ राइटिंग जो है वो अच्छी आती है। आपने जब क्वेश्चन नंबर 1 आपका कौन सा था, ऑब्जेक्टिव, जो आपने बबल शीट पे फिल किया वो क्वेश्चन 1 था। अब आपके पास जो सब्जेक्टिव आया है उसका क्वेश्चन नंबर 2 आपने अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पे आप मार्कर के साथ क्या लिखेंगी, क्वेश्चन 2। अब वो क्या है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो अगर आप नहीं भी लिखते तो ठीक है। क्वेश्चन 2 का आपने पार्ट कौन सा चूज़ किया है कि आप ये समझते हैं कि मुझे पार्ट 2 जो है वो बहुत अच्छा आता है, तो आपने पहले पार्ट 2 करना है, तो उसको भी आपने लाइन के मिड में मेंशन करना है और मेंशन भी इस तरह करें कि वो नज़र भी आए। बहुत छोटा सा जो है वो मत लिखें और ना ही बहुत बड़ा लिखें कि लाइन जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब आपने ये यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 ही अटैम्प्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से आप लिखना शुरू कर देंगे। अब आप देखते हैं कि वो 4 लाइन में आंसर आपका पूरा आ गया। उसके बाद जो आपको इसके बाद सेकंड जो आपको अच्छे तरीके से आता है वो क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको 5 पार्ट जो है वो अच्छा आता है, तो आप यहाँ पे 5 पार्ट मेंशन करेंगे कि अब आप 5 पार्ट का आंसर जो है वो लिखने लगे हैं। फिर इसी तरह सो ऑन करते जाइए। आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आप इसके लिए यहाँ पे भी शीट यूज़ करते हैं और अब आप देखती हैं कि आपका यहाँ पे ये आंसर ख़त्म हो गया, यानी आपसे 5 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, आपने 5 के 5 पार्ट्स जो है वो अटैम्प्ट कर लिए हैं, तो आपके पास ये स्पेस बच जाती है। इसको फ़िलहाल लाइन मत लगाएं, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको किसी वक्त लगे कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 गलत अटैम्प्ट कर दिया है या क्वेश्चन 5 गलत अटैम्प्ट कर दिया है, तो आपके पास जब ये स्पेस होगी तो आप इनमें से एक नया क्वेश्चन चूज़ करके उसको लिख सकते हैं और वो क्वेश्चन जो आप समझते हैं कि मैंने गलत कर दिया उसके ऊपर आप एक लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। और कटिंग जो है वो बहुत ऐसे या गंद नहीं बचाना, सिर्फ एक लाइन लगाकर उसको आप ख़त्म करें। इसी तरह आपका कोई लफ्ज़ गलत हो जाता है तो उसके ऊपर भी एक ही लाइन लगाइए, उसके ऊपर बहुत जैसे इस तरीके से बच्चे कटिंग करते हैं ये भी नहीं कीजिए, ऐसे कर देते हैं ये भी नहीं करना। अगर आप पूरा 2 या 3 लाइंस काटना चाह रहे हैं उसको इस तरीके से काट दें। अगर आप देखते हैं कि आपका कोई वर्ड गलत हो गया तो आप उसके ऊपर ऐसे लाइन लगा दें। फिर एक और है तरीका कि अगर आप देखते हैं कि आपका ये एक सेंटेंस गलत है, आप उसको ब्रैकेट में ले आइए, ये ब्रैकेट में लाएं और इसके ऊपर आप क्रॉस लगा दें, यानी वो भी लिखा रहे और ये क्रॉस भी लगा दें। इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को नहीं पता चलता कि मैंने जो काट दिया है वो ठीक था या गलत था,
हो सकता है कि वो ठीक हो। अब जब एग्ज़ामिनर के पास ये राइटिंग आती है और वो सही होता है तो एग्ज़ामिनर इसको इग्नोर कर देता है और बच्चे को इसके नंबर दे सकता है। इसलिए आपने जो कटिंग है बेस्ट ये है कि आप उसको ब्रैकेट में लेकर आएँ और उसके ऊपर ऐसे निशान लगाएं, ताकि अगर वो गलत है तो एग्ज़ामिनर को पता चले कि हाँ बच्चे ने खुद ही उसको क्रॉस किया, इसका मतलब है कि बच्चा जानता था कि ये गलत है। और अगर वो ठीक होगा तो थोड़ा सा एग्ज़ामिनर जो होते हैं वो उसको नंबर दे देते हैं। उसके बाद जब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3, तो आप नेक्स्ट पेज से कीजिए। जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू और रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश। यानी अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपको उर्दू में ट्रांसलेट करवाई जाती है तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है। क्वेश्चन 3, और इसका आप कौन सा पार्ट आप करने लगे हैं? उन्होंने आपसे पूछा 2 एनी 2, तो आपने चूज़ किया है कि मुझे ए पार्ट अच्छा आता है और सी पार्ट अच्छा आता है, तो ये करना है। तो आपने यहाँ पे ए ब्रैकेट में लिखना है ताकि एग्ज़ामिनर को पता चले कि आपने जो ट्रांसलेशन जो है वो किस पार्ट की लिखनी है, क्योंकि ट्रांसलेशन तो इंग्लिश का जो पूरा पैराग्राफ है वो तो आप पेपर पे नहीं लिखते, और ना ही क्वेश्चन लिखें, ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो और वही आंसर के ऊपर आप टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। फिर आप ये सारी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अब आपने नेक्स्ट चूज़ किया था सी, तो आप लिखेंगे सी और इसका आंसर आप नीचे लिखेंगे। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो गया। नीचे जो स्पेस आपकी बचती है उसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप जा रहे हैं। राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स, इसको अगले पेज पे कीजिए और ये क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपने पोएम का नेम लिख देना, और पोएम आपसे जो पूछी गई है वो है डैफोडिल। ठीक है, आप समरी भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समरी, तो यहाँ पे समरी की हेडिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद आप समरी कीजिए। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। तो आपको 8 वर्ड जो है वो गिवन होते हैं, आपने उनमें से 5 चूज़ करने हैं और उन पे निशान लगा के रख लेना है कि आपको कौन सा जो है वो अच्छा आते हैं, उन पे आपने निशान लगा लिया, टिक लगा लिया। ये चूँकि छोटी चीज़ है सेंटेंसेस, इसलिए आपसे 5 पूछे गए हैं और आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा बस कर दीजिए, यानी 6 आप उसको कर दें। लेकिन उसको करने के लिए आप क्या करेंगी कि जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जो हमने अटेम्प्ट करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन 5 और ये है सेंटेंसेस। तो आप यहाँ पे एक हेडिंग दे देंगी सेंटेंसेस। अब आपने चूज़ किया था नंबर 1 चूज़ किया था, तो यहाँ पे आप दीजिए नंबर 1। अब वो क्या है, डिवोट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मार्कर के साथ डिवोट, और इसका सेंटेंस आप नीचे वाली लाइन में बनाएंगे। फिर आपने चूज़ किया नंबर 2, उसके बाद आप नंबर 2 लिखे, वर्ड लिखे यहाँ पे म्यूज़ियम, ये आप मार्कर से लिखेंगे और इसका सेंटेंस नीचे वाली लाइन में बनाइए। फिर आपने 3rd नंबर चूज़ किया, वो लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे, सेंटेंस नीचे बनाएंगे। उसके बाद आपने 6 नंबर चूज़ किया, फिर आप 6 नंबर लिखेंगे, उसका वर्ड लिखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। फिर नेक्स्ट आप इसी तरह आगे चलते जाएंगे। उसके बाद है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड हिज स्प्रिंग हॉलीडेज विथ यू। इसको आप नेक्स्ट पेज पे करेंगे और कोशिश करें कि जो आपकी लेटर है वो पूरे एक पेज पे पूरा आए, यानी ऐसा ना हो कि आधा तो आपने पीछे लिख दिया और आधा आप अगले पेज पे आ रहे हैं। आप कोशिश करें कि पूरा आपके एक ही पेज पे आए। अब हमारा लेटर का जो क्वेश्चन नंबर है
वो है 6, यहाँ पे लिखा और हमने हेडिंग दे दी लेटर। ठीक, उसके बाद आपने इस सारे लेटर को लिखा और आपकी यहाँ पे एंडिंग हो गई। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। ठीक है, तो यहाँ पे पैसेज आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट क्वेश्चन नंबर देंगे जैसे मैंने दिया है क्वेश्चन नंबर, और उसके बाद बैक पे अगर आप जाएं तो इसके क्वेश्चंस लिखे गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को लिख भी सकती हैं क्योंकि इंग्लिश में आपके पास टाइम होता है क्वेश्चंस लिखने का। तो अगर आप नहीं भी लिखना चाह रहे हैं तो आप अपने क्वेश्चन 7 दिया, आप इसका पार्ट 1 जो है वो आप अटैम्प्ट करने लगे हैं, तो आप यहाँ पे उसकी नंबरिंग दीजिए, फिर आंसर दीजिए, फिर क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 दीजिए, उसका आंसर दीजिए, फिर पार्ट नंबर 3 आपका आ गया, इस तरह सो ऑन चलते जाइए। फिर आपकी ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें भी आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8, और हेडिंग देंगी ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे आप उर्दू ज़रूर लिखिए, ठीक है, मार्कर से उर्दू लिखिए और पेन के साथ उसको ट्रांसलेट करते जाइए, और एक लाइन में उर्दू लिखिए तो उससे नीचे वाली लाइन में आप ट्रांसलेट करें, क्योंकि अगर हम जिसमें हमने उर्दू लिखी है उसी लाइन में लिखना शुरू करेंगे तो वो बहुत छोटी सी स्पेस होगी, हमें बहुत क्लोज लिखना पड़ेगा और वो गंदा लगेगा। तो एक लाइन में आप उर्दू लिखिए, उसके नीचे वाली लाइन में आप उसको ट्रांसलेट करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा हमारा, जो कि हमारा है चेंज द वॉइस। तो हम क्वेश्चन नंबर 9, अगर हमारे पास यहाँ पे स्पेस बच गई है तो हम क्वेश्चन नंबर 9 ये लिख दिया, और इसमें कोई चॉइस नहीं होती आपको एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस में। तो ये आपने 1 2 3 जो भी आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको करते जाइए, और कोशिश यहाँ पे भी कर लें कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस को आप मार्कर से लिख लें पेपर पे, और उसका पैसिव वॉइस जब बनाएं तो पेन के साथ करते जाएं, क्योंकि वो लुक में खूबसूरत पेपर नज़र आता है। तो जब लुक में एक पेपर हमें खूबसूरत दिखाई देगा, जिस तरह बाज़ार में हम जाते हैं तो जो भी खूबसूरत चीज़ होती है हम उसको ख़रीदने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह अगर पेपर हमें खूबसूरत दिखाई देगा, खूबसूरत नज़र आएगा, तो हम दिल चाहेगा कि टीचर जो है या एग्ज़ामिनर जो है वो इसको बहुत खुले नंबर दे। तो नंबर लेने के लिए हमें राइटिंग को भी अपना ठीक बनाना है। अगर हम बहुत प्यारा नहीं लिख सकते, बहुत अच्छी राइटिंग हमारी नहीं है, तो मार्कर का यूज़ करके, जैसे मैंने किया है, मार्कर यूज़ करें, फिर पेन यूज़ करें और थोड़ा खुला खुला लिखें, कटिंग ना करें, गंद ना मचाएं, तो आपका पेपर लुक में प्यारा लगेगा। और फिर जब आप मार्जिन लाइन लगाते हैं, अव्वल तो मार्जिन लाइन बोर्ड में तो लगी होती है, लेकिन अगर नहीं है तो आप जस्ट एक साइड पे मार्जिन लाइन लगाएंगे, ये नहीं कि दोनों साइड पे, इस तरह तो आपकी शीट ज़ाया हो जाएगी और परमिशन भी नहीं होती। और मार्जिन लाइन के बाहर इस तरफ आपने कुछ भी नहीं लिखना होता, ये जस्ट आपकी खूबसूरती के लिए है। हाँ, अगर कोई ऐसा आपका क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट्स बनते हैं, यानी 1 2 3 आपने करना है, तो 1 2 3 मत लिखिए, आप वहाँ पे बुलेट्स बना दीजिए। यानी अब ये क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप आंसर दे रहे हैं और इसके पॉइंट्स में आंसर है 1 2 3, तो आप वहाँ पे बुलेट्स बनाएं और आंसर लिखे। अब ये देखिए, बुलेट्स जो है मैंने मार्जिन लाइन के बाहर नहीं बल्कि अंदर की साइड पे बनाई है, तो ये अंदर की साइड पे ही आपकी रहनी चाहिए। अब बुलेट्स बनाने का क्या फ़ायदा होता है कि जब हम नंबरिंग करते हैं तो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसमें अगर उन्होंने पूछा है 8 पॉइंट्स बताइए या 10 पॉइंट्स बताइए और बच्चों को 7 याद हैं, 6 याद हैं, तो 1 2 3 करेंगे तो एग्जामिनर को एग्जैक्ट नंबर जो है वो उसको पता चल गया कि बच्चे से तो मैंने 10 पूछे थे और बच्चे ने मुझे 6 दिए हैं, तो वो 6 के मुताबिक आंसर देगा। लेकिन अगर हम बुलेट्स बनाएंगे तो एग्जामिनर के पास इतने ज़्यादा पेपर होते हैं, वो उसको गिनेगा नहीं कि कितनी बुलेट्स हैं, वो ये देखेगा ठीक है बच्चे ने आंसर जो है वो लिखा और इसका काफ़ी लंबा जो है वो आंसर चला गया, उसने 6 या 7 पॉइंट्स लिखे हैं, तो उसको वो नंबर पूरे भी दे सकता है। ये बच्चे की लक पे चलता है, लेकिन थोड़ा सा हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि हम पेपर को इस तरीके से अटैम्प्ट करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलें। अब मैं आपको बाकी पेपर्स भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आते हैं, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किस सब्जेक्ट का पेपर किस तरीके से आएगा, आप उसके मुताबिक घर में बैठकर तैयारी करें।
तो इस्लामियत का पेपर है, अगेन देखिए ऑब्जेक्टिव है, आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ उनकी 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है उसको आप निशान इसी पेपर पे लगाएंगे और बबल शीट फिल करते जाएंगे। इसका जो सब्जेक्टिव पेपर है इसमें भी पार्ट्स हैं, यानी पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो तो हमने ऑब्जेक्टिव पे कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सवालात हैं, आपको 9 सवालात पूछे जाएंगे जिसमें से आपसे 6 अटैम्प्ट करने। इस तरह दूसरा पार्ट है उसमें भी आपसे 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने उसमें से 6 जो है वो अटैम्प्ट करनी है। फिर आपके पास आयात का पोर्शन आ जाता है, इसमें आपसे 2 आयात का तर्जुमा जो है वो लिखने को कहा जाता है और एक की चॉइस होती है। सवाल नंबर 5 हदीस है, वो एक ही आती है और एक ही आपने करनी होती है और इसका तर्जुमा लिखना होता है और तशरीह लिखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका मौज़ूआती मुताले में से है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं और इसमें से आपने 1 अटैम्प्ट करना होता है और इसी तरह हेडिंग दे कर करना होता है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से। अब हम मुताले पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो वहाँ भी देखिए 10 आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में और 4 इनके ऑप्शंस हैं और ये इसी तरह बबल शीट फिल करनी है जैसे मैंने आपको इंग्लिश के पेपर में बताया है फिल करना। और इसमें भी 2 पार्ट्स हैं हमारे सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर्स के। पहले पार्ट में आपसे 9 सवाल पूछे जाते हैं और आपने 6 के जवाब देने हैं, दूसरे में भी 9 सवाल पूछे जाते हैं और आपने 6 के जवाब देने होते हैं। उसके बाद हिस्सा इंशाइया है यानी तफसीली जवाब, इसमें आपसे 3 सवाल पूछे जाते हैं जिसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी आपके पास 1 सवाल की चॉइस होती है। फिर आप मैथ का देखिए कि मैथ में आपसे ऑब्जेक्टिव में 15 सवाल पूछे जाते हैं और 4 ऑप्शंस होती हैं। उसी तरीके से आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करनी है और बबल शीट के ऊपर इसको फिल करना है। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर की तरफ अगर हम आएँ तो इसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में 9 क्वेश्चन होते हैं और आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 9 क्वेश्चन हैं और आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में भी 9 क्वेश्चन है और आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। फिर हम अगर इसकी बैक पे देखते हैं सेक्शन 2 में यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, मगर यहाँ पे क्या है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपल्सरी, यानी आपको जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं इसमें से उन्होंने पूछा है कि 3 करने हैं, बट क्वेश्चन 9 जो है वो कंपल्सरी है। उसके भी 2 पार्ट्स हैं, उन 2 में से एक आपने करना है। अगर ये कंपल्सरी क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा पेपर पर तो आपका पेपर जो है बाकी का चेक किया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन कंपल्सरी का क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके सारे सब्जेक्टिव पेपर में से 0 नंबर मिलेगा, बेशक उसने सारा ठीक किया हो। हाँ, ऑब्जेक्टिव के नंबर उसके ऐड कर लिए जाएंगे। इसलिए केयरफुली जो क्वेश्चन आपको कंपल्सरी पूछा गया है उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि वो ठीक होना चाहिए, बेशक वो गलत हो, लेकिन उसको आप अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए। 3 क्वेश्चन आप कैसे करेंगे इसको मिलाकर, यानी ये जो आपको 5th, 6th, 7th और 8th है 4 क्वेश्चन जो हैं इनमें से 2 करेंगे कोई से और फिर इसको लाजमी करना है आपने, ये मिलाकर आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब का पैटर्न तकरीबन एक जैसा है। गिव शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 5, यानी आपके 3 पोर्शंस हैं और 8 आपको सवाल दिए गए हैं, आपने इनमें से 5 अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन 2 में आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन के भी पार्ट्स हैं, ए और बी पार्ट। आपने जो भी क्वेश्चन इसमें से चूज़ करना है उसके दोनों पार्ट ही आपको करने होंगे, यानी यहाँ पे भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन की चॉइस है। ये काम जो है, ये जो आपका पैटर्न है, ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लिए है। कंप्यूटर का पेपर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से। इसमें जो सब्जेक्टिव है आपने हर पार्ट में से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, क्योंकि इसके मार्क्स कम होते हैं इसलिए हर पार्ट में से आपने 4 करनी है। और अटैम्प्ट एनी 2 जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपको 3 गिवन होते हैं, 3 दिए जाते हैं, उनमें से आपने 2 करने होते हैं। हमारा नेक्स्ट पेपर जो है वो है उर्दू। इसमें आप देखिए कि 15 आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव के हैं जो आपने बबल शीट के ऊपर फिल करने हैं। और उसके बाद जब आप इंशाइया करेंगे तो सवाल नंबर 2, क्योंकि पहला सवाल हमने बबल शीट पे कर लिया है इसलिए सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल नज़म और गज़ल के अशार की तशरीह 3 अशार हिस्सा नज़म और 2 अशार हिस्सा गज़ल में से, यानी आपको हिस्सा नज़म में से 5 अशार दिए गए हैं, इनमें से आपने 3 अशार की तशरीह करनी है और गज़ल
में आपको 3 अशार दिए गए हैं, वहाँ से आपने 2 अशार की तशरीह करनी है। इस तरह टोटल मिलाकर ये 5 अशार हो जाएंगे। फिर सवाल नंबर 3 जो है वो है दर्ज झैल नस्र पारों की तशरीह करें। यहाँ पे आपसे सलीस नहीं पूछा गया है बल्कि तशरीह करने को कहा गया, तो इसलिए आप हेडिंग भी तशरीह की ही देंगे, लेकिन उससे पहले आप मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान लिखेंगे और ख़त कशीदा अल्फाज यानी जिन अल्फाज के ऊपर लाइन है इनके आप मायने लिखेंगे। सियाक़ो सबाक़ आपसे पूछा नहीं गया, इसलिए आप सियाक़ो सबाक़ नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कोई से 5 सवालात के जवाब दें। 8 सवालात हैं, उनमें से 5 के आपने जवाब देने। ये आपके सबक, नज़म और गज़ल तीनों में से लिए गए हैं। फिर आपसे खुलासा पूछा गया है, 2 खुलासे दिए गए हैं आपको। आपने एक खुलासा जो है इसमें से अटैम्प्ट करना है और इसका तरीका ये है कि हाफ बुक जब कर लेते हैं आप तो एक खुलासा फर्स्ट हाफ में से और दूसरा सेकंड हाफ में से आता है, इसलिए आप कोई सा एक हाफ जो है वो अच्छे तरीके से खुलासे के लिए याद कर लें। फिर सवाल नंबर 6 है नज़म हमद का मरकज़ी ख्याल या खुलासा लिखिए, शायर का नाम भी तहरीर करें। यानी अब नज़म का जो है वो आपने या तो मरकज़ी ख्याल लिखना है या खुलासा लिखना है नज़म का। तो इसमें मरकज़ी ख्याल जो है उसकी लेंथ ज़रा कम होती है, छोटी होती है, तो वो आप अच्छे तरीके से याद करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुलासा आसान लगता है तो आप खुलासा लिखिए, लेकिन उससे लिखने से पहले शायर का नाम जो है वो आपने ज़रूर तहरीर करना है। सवाल नंबर 7 जो है वो है ख़त या दरख्वास्त, दोनों में चॉइस है, या तो आपको ख़त अटैम्प्ट करना है या दरख्वास्त, इनमें चॉइस है, इसलिए आप कोई सी एक चीज़ जो है उसको अच्छे तरीके से याद करें। सवाल नंबर 8 है कहानी लिखें या मुकालमा तहरीर करें। मुकालमे आपकी बुक में ज़रा कम है तो वो आसान भी होंगे, आपके कहानियाँ ज़्यादा हैं। अगर आपको कहानी आसान लगती है तो कहानी याद कीजिए, मुकालमे आसान लगते हैं तो मुकालमे याद करें। लेकिन मुकालमे जो हैं उसमें आपको रुमूज़ और काफ का पूरा यानी पंक्चुएशन का ख्याल रखना पड़ेगा। फिर सवाल नंबर 9 जो है वो है फ़िक्रात तो मुहावरात और ज़रबुल इमसाल दुरुस्त करें या जुमलों की तकमील करें, यानी दोनों में चॉइस है, या तो आप फ़िक्रात को दुरुस्त करेंगे या फिर आप खाली जगह जो है जुमले जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो इन दोनों में से भी आपको इसी एक चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और उम्मीद है स्टूडेंट्स अब आपको ये समझ आ गया होगा। आपके हर सब्जेक्ट की रेलिवेंट टीचर जो है वो आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है, कितनी लेंथ का आंसर होना चाहिए, कैसे आपने हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ये आपको एक अलग सीरीज़ में बताया जाएगा। और हर टीचर का आप लेक्चर बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि अगर आपको पेपर अटैम्प्ट करना आ गया तो आपको लिखे हुए के भी नंबर मिलेंगे। और लिखाई अपनी दुरुस्त कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।